हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्रैक प्लस 2 में। तो हम लोग आज 8वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है सिपाही की माँ और जिसके लेखक है मोहन राकेश। तो ये एक एकांकी है। विधा मैंने याद करा दिया आपको कौन क्या है, तो ये एकांकी है, तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इस वीडियो का पहला पार्ट होगा जिसमें मोहन राकेश जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म और निधन कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, सारा कुछ देखेंगे। और मैं जो बोलूँगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे। आप पेंसिल और बुक के साथ बैठेंगे और वीडियो में अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी ख़राब भी हो तो फिर आप बुक देखेंगे और जो मैं बोलूँगा उसको देख देख के पढ़ते भी जाएंगे। जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ आप अंडरलाइन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहन राकेश लेखक का नाम है। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में और वो हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। तो पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और एक गली का नाम था जंडी वाली गली, या वो मार्केट का नाम था। तो इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। बचपन का नाम भी याद रखना, सारा अंडरलाइन करते जाना है। माता पिता थे बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। तो इनके माता पिता के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो कि पेशे से वकील थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चन कौर एवं कमरचंद गुगलानी जो थे वो पेशे से वकील थे। बच्चन कौर इनकी माता थी एवं करमचंद गुगलानी जो थे वो थे इनके पापा। तो पेशे से वकील, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था। मतलब कि माँ जो थी पेशे से वकील और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था इनके पापा का। अब देखते हैं शिक्षा इनकी MA संस्कृत से लाहौर में हुई। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से MA हिंदी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट। फिर वृत्ति देखते हैं, पहले यहाँ से मैं बोलूँगा तब आपको लगाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, सारिका के कार्यालय में नौकरी, इसको अंडरलाइन करना है, सारिका के कार्यालय में नौकरी। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक DAV कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। फिर अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। तो ये सारिका के संपादक रहे हैं। सारिका कोई पत्रिका होगी, उसके संपादन पहले वहाँ नौकरी करते थे, फिर उसको प्रकाशित भी करने लगे। तो ये सारिका आपको याद रखना है वर्ड। सारिका से आपको क्या नाम याद है? मोहन राकेश। अब आगे देखते हैं। कृतियाँ इनकी इंसान के खंडहर 1950 में आई थी। नए बादल 1957 में। तो नए बादल को आपको गोल करना और याद रखना है। नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और ज़िंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1972 में, वारिस 1972 में। सभी कहानी संग्रह है ये। अब है अंधेरे बंद कमरे 1961 में, ना आने वाला कल 1970 में, अंतराल 1972 में। ये सभी उपन्यास हैं। तो 3 ही उपन्यास है, तीनों याद रखना आपको। कहानी याद रखना, नए बादल, एक और ज़िंदगी और वारिस, ये तीनों याद रखना है आपको। और उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, ये भी याद रखना है 1958 में। लहरों के राजन 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। ये सभी नाटक थे। पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 में, सभी एकांकी। आखिरी चट्टान तक, ये यात्रा वृत्तांत है। परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, ये लेख निबंध थे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पढ़ना है। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये अनुवाद किया है इन्होंने ये सबका। समय सारथी जीवनी संकलन है। मोहन राकेश की डायरी निधनोपरांत प्रकाशित हुई थी। अब शोधकार्य इनका देखते हैं। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। अब देखते हैं अगला। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। मतलब नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, अंडरलाइन करिए इसको। और वे 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं नाटक के क्षेत्र में? यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन करना है, माने जाते हैं तक। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे। किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्जनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे और उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। आगे देखते हैं।
नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्याभिनय के लिए लिखा जाना चाहिए। मतलब नाटक जो है मुख्यतः मंच पर तो दृश्य के अभिनय के लिए लिखा जाना चाहिए। उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर, अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शन के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट भूमिका से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि नाटक जो है वो तो मुख्यतः मंच पर होता है, तो उसमें तो अभिनेता को अपना व्यक्तित्व और आवाज़ और अभिनय कुशलता यानी कि नाटक करने की जो शैली है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, और उनका तो सब चीज़ उन्हीं पर निर्भर रहता था। अभिनेता एवं दर्शन के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में वो केवल एक उपकरण है। बात बिल्कुल सही है। यहाँ बोला जा रहा है कि नाटक का जो लिखित रूप है, जैसे कि कोई भी नाटक है उसको पहले लिखा जाता है, उसका दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाला जो उपकरण है तो वह केवल एक उपकरण है। मतलब उसको जो दृश्य को अभिनय देता है, जो भी दृश्य लिखा गया है उसको अभिनय देने वाला जो एक अभिनेता होता है, उसका संपूर्ण प्रभाव अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण मात्र है। अब आगे देखते हैं। 19वीं शती के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए। तो यहाँ पर बार बार नाटक शब्द का क्यों मतलब उल्लेख हो रहा है? मतलब कि ये जो आपका बुक में दिया गया है सिपाही की माँ, ये एक एकांकी, आप इसको नाटक भी बोल सकते हैं, तो ये नाटक ही है। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा या दृश्यबंध, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग, संगीत और प्रकाश, इन सब की चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों के रोमानी ऐन्द्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखा। मतलब जो हिंदी नाटक जो था वो पहले कुछ जगह ही किया जाता था। अंधेरे बंद कमरे का मतलब ज़्यादा वो सब जगह नहीं किया जाता था। बहुत लोग करने से कतराते थे या बहुत लोग नाटक सिर्फ देखते थे तो उन्होंने उस नाटक को अंधेरे कमरों से बाहर निकाल कर, कहने का मतलब है अंधेरे कमरे से बाहर निकाल कर, मतलब कमरे से बाहर नहीं निकाला, मतलब सभी के पास ले जाकर उसका प्रचार प्रसार किया ताकि और भी लोग नाटक में भाग ले सकें और नाटक करने से कोई कतराए नहीं, नाटक में अभिनय लेने से। यहाँ प्रस्तुत है एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी बहुत छोटी रचना है। यहाँ पर दिया भी गया एकांकी का अर्थ क्या हुआ? एकांकी बहुत छोटी रचना, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती रही है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सकें। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, वह यह भी नहीं जानती कि वह बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा जाता है। ये मोहन राकेश ने लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह का सारांश हुआ, इसमें दिया गया है कि मतलब जो मोहन राकेश की ये मार्मिक रचना है उसमें माँ बेटी की कथा वस्तु है। आपको कहानी की तरह लगेगा, है नाटक ये, लेकिन लगेगा आपको कहानी की तरह। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आप भी साथ में देखेंगे बुक को, तो इसमें लिखा हुआ जिनके घर का इकलौता लड़का, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा है उस समय ये मोर्चे पर बर्मा से लड़ने गया। बर्मा एक देश का नाम है, उससे वो लड़ने गया। तो अपनी माँ का वो तो इकलौता बेटा है, विवाह के लिए उसकी बहन भी तैयार है, लेकिन वो लड़ाई लड़ के वापस आएगा तब उसकी बहन का हाथ पीला होना, यानी बहन का शादी हो सकता है। तो उसकी माँ को ये भी पता नहीं कि बर्मा कितनी दूर है और लड़ाई कैसा किससे हो रहा है, कुछ नहीं पता है। उसकी माँ तो एक देहाती भोली स्त्री है ना, इसलिए उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। मतलब कि हो सकता है युद्ध में उसका बेटा मारा भी जाए, लेकिन वो ऐसा सोच नहीं सकती है। तो इसमें जो नाम आएगा, जैसे कि बिश्नी एक नाम आया है, वो सब नाम मैं बोलूँगा तो आपको याद आ जाना चाहिए। जैसे सिपाही की माँ से ये नाम लिया गया है, तो ये सिपाही की माँ यहाँ से शुरू है। जैसे बिश्नी है, ये सब पात्र है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, एक लड़की, दूसरी लड़की, मानक और सिपाही, ये 8 पात्र हैं। इन 8 पात्र का नाम आपको याद रख लेना है कि ये सिपाही की माँ से हैं। जैसे पूछेगा बिश्नी कौन थी, तो ये मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। ये चैप्टर हम लोग देखेंगे कल। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो का दूसरा भाग हम कल डालेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।